जस्ट अ मिनट। तो इसमें क्या बोला कि भाई इट इज दिस रिक्वायरमेंट टू पे दिस फीस इज ऑल्सो जस्टिफाइड, इट इज रीजनेबल। देन डेलीगेशन ऑफ पावर। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, देयर इज नो एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर इन फ्रेमिंग रेगुलेशन 72 CA। IBBI has appropriately exercised its regulatory powers to impose this fees, ensuring proper functioning and accountability of insolvency professionals within the statutory framework of the IBC। ठीक। तो बेसिकली दिस वाज अ केस लॉ ऑन फीस, और बाकी वाले पॉइंट तो दोबारा AFA वाले भी एडिशन में कर दी। नाउ टाटा स्टील BSL लिमिटेड वर्सेस वीनस रिक्रूटर्स। अब इसमें देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा ना, वो क्या करेगा, वो ये कह देगा कि भाई फीस वाला पॉइंट किस में डिस्कस नहीं किया गया। दोनों केस लॉ का आपको साइटेशन दे देगा। देखो एक रिट पिटिशन नंबर ये है 9132, नेम तो सेम है, देखो केस लॉ का नाम सेम है ना। अब अगर मैं एग्जामिनर बनूंगा तो मैं तो क्या करूंगा कि दोनों के दोनों केस लॉ दे दूंगा इसमें, और बोलूंगा भाई बताओ किसमें फीस वाला इशू डिस्कस नहीं किया गया। नाम तो दोनों सेम ही है। अब आपको पूरी साइटेशन याद रखनी है। ये रिट पिटिशन है 13229/2020। ठीक है। और ये वाला केस क्या है, इसकी साइटेशन ये है 9132/2020। ठीक। चलिए, ये हो ही गया। नाउ टाटा स्टील वर्सेस वीनस रिक्रूटर्स। देखो जब आप केस लॉ पढ़ो, आप अपने माइंड से पूछो कि देखो दो बातें आपके माइंड में आएंगी। पहली बात, वो तो सबके ही माइंड में आ जाएगी कि भाई मेन मेन इशू क्या डिस्कस है। बट मेन इशू के अलावा क्या सवाल पूछ सकता है, वो भी आपको सोचना है ना। अगर उस तरह से आप अपना दिमाग चलाओगे तो आप थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। नाउ दिस इज अ केस ऑन सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन C। क्या बोलता है, ये अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिलेशन टू, ठीक है, which is given in section 60 subsection 5C is of wide import. So it's only appropriate that avoidance applications are heard and adjudicated by the adjudicating authority, as the case may be, notwithstanding that CIRP has concluded and resolution applicant has stepped into the shoes of the promoter of erstwhile corporate debtor। अब इसमें देखो वर्ड क्या डिस्कस किया गया, सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन C। वो कह रहा है कि दो फ्रेजेस हैं, एक फ्रेज है अराइजिंग आउट ऑफ और दूसरा है इन रिलेशन टू। तो क्या ये जो अवॉइडेंस एप्लीकेशंस है, वेदर वी कैन से दैट दे आर अराइजिंग आउट ऑफ और दे आर इन रिलेशन टू। सो दे सेड यस, बिकॉज दिस अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस दे आर आल्सो अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिलेशन टू। क्योंकि सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन C क्या है, इट गिव्स यू राइट टू अपील, है ना, इन दी मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिलेशन टू द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यही लिखा ना। तो सेक्शन 60 एक बार 5 पढ़ लीजिए, सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 सब सेक्शन C क्या बोलता है, एक बार पढ़ेंगे तो पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। मैं भी एक बार निकालता हूँ, सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 सब। देखो वैसे तो पूरी रामायण लिखी हुई है, आप पढ़ ही लोगे उसको, है ना, बट मेन मेन पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम। सेक्शन 60, एक मिनट, मैं यहां से लेती हूँ सुनो। ये लिक्विडेशन रेगुलेशंस के बाद जाएगा। ये हमने जानबूझ के ऐसे किया हुआ कि CIRP के बाद CIRP वाले रेगुलेशन, इस तरह से समझ में ज्यादा आता है स्टूडेंट को, इसलिए हमने ऐसे अरेंज किया हुआ। नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे कि पहले सारा वो दे दें एक्ट, फिर उसके बाद रेगुलेशंस दे दें, बट उससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इस तरह से हमने इसलिए ऐसे किया है कि CIRP का पहले कोड की प्रोविजंस, उसके बाद उसके एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस।
मैं तो कहता हूँ आराम आराम से पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उतना तो ढंग से पढ़ लो। ये तो नहीं पढ़ तो लिया, बहुत कुछ लिया पर याद कुछ भी नहीं है, तो वो भी बेकार है। पेज नंबर 453। हैं? पेज नंबर 453। 453, वेरी गुड। आ गया जी 453। 453 क्या बोलता है? ये बोलता है सेक्शन 60 सब सेक्शन 5। नॉट 65 सब सेक्शन सी था इसमें, है ना? तो सी क्या बोलता है ये? एनी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिलेशन टू, इसके ऊपर केस लॉ है ये। ठीक है? वो कह रहा है अगर कोई आपने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स डिसाइड करना, अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट पर्सन अंडर दिस कोड। अब क्वेश्चन यहां पर क्या आया? क्वेश्चन ये आया कि ये जो अवॉइडेंस एप्लीकेशन है, क्योंकि अवॉइडेंस एप्लीकेशंस में क्या होता है कि दे कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर दिस सीआईआरपी प्रोसेस इज ओवर। सो द क्वेश्चन हियर इज कि वेदर दीज अवॉइडेंस एप्लीकेशंस दे कैन बी सेड टू बी अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन। वो कहेगा भाई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन तो हो गया, है ना? क्या होता है, कई बार इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हो गया, बाद में पिटिशन फाइल हो रही है अवॉइडेंस एप्लीकेशंस की। यहां पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो गई तो क्या फिर भी अवॉइडेंस एप्लीकेशंस की पिटीशन फाइल हो सकती है? ठीक है? एंड वेदर इट कैन बी सेड टू बी अराइजिंग आउट ऑफ और रिलेशन। क्वेश्चन यहां पर ये है। ठीक है? तो हाई कोर्ट केसेस में ये था। ठीक है? तो क्या बोला? फ्रेज अराइजिंग आउट ऑफ और रिलेशन टू as situated under section 60 subsection 5 subsection c is of a wider import. It is only appropriate that avoidance applications are heard and adjudicated by the adjudicating authority as the case may be, notwithstanding that CIRP has concluded and resolution applicant has stepped into the shoes of the promoter of erstwhile corporate debtor. ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था, इशू क्या था? इशू ये था, कैन अवॉइडेंस एप्लीकेशंस which are filed under section 43 to 51 and 66 be adjudicated after the approval of a resolution plan under IBC, and does the resolution professional become functus officio after resolution plan approval? मतलब ये, भाई रेजोल्यूशन प्लान तो अप्रूव हो गया, अब इसका क्या रोल है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल? ठीक है? तो इसमें क्या इशू था? इसमें ये था कि भूषण स्टील अंडरवेंट सीआईआरपी एंड टाटा स्टील पीएसएल वाज द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ठीक है? बिफोर द रेजोल्यूशन प्लान वाज अप्रूव्ड, आरपी फाइल्ड एन अवॉइडेंस एप्लीकेशन अगेंस्ट वीनस रिक्रूटर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर सस्पेक्टेड प्रेफरेंशियल ट्रांसफर्स। After plan approval, NCLT continued proceedings on the avoidance application. Now Venus recruiters challenged this before the High Court. बोला भाई देखो ऐसा है, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, अब तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? ठीक है, इसको खत्म करो। उन्होंने बोला आरपी का पावर ही नहीं है, आरपी का पावर खत्म हो गया जब ये सीआईआरपी कंप्लीट हो गई, एंड सच एप्लीकेशंस कैन नॉट कंटिन्यू पोस्ट सीआईआरपी। इशू ये था। ठीक। तो एनसीएलटी बाय एन ऑर्डर इनिशिएट सी, और क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये कहा
First of all, it is apt to consider the preliminary issue regarding the maintainability of the writ petition preferred before the single judge. ठीक है, सिंगल जज ने क्या रूल किया? दैट एन ऑल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी डिड नॉट एग्जिस्ट इन द इंस्टेंट केस सिंस द प्रोसीडिंग्स pertaining to the avoidance applications were not in relation to insolvency resolution of the corporate debtor. तो एनसीएलटी ने क्या कहा? एनसीएलटी ने ये कहा कि भाई ये जो है alternate efficacious remedy did not exist in the instant case. Import given to the phrase in relation to insolvency resolution has been narrowed down by the single judge. तो पहले सिंगल जज का डिसीजन आया to mean that applications petitions must only pertain to CIRP, and after conclusion of CIRP no issue survives for consideration of the NCLT, making NCLT functus officio in respect of any application petition with respect to the erstwhile corporate debtor. ठीक है, तो हाई कोर्ट held that avoidance applications are independent of the CIRP and can continue post resolution. So their purpose is to benefit creditors by recovering assets lost to suspect transactions, not to benefit the new promoter. ठीक है, RP can pursue applications post CIRP also. RP does not become functus officio. So RP is functus officio only with respect to the CIRP, not for avoidance applications. So filing the application before approval of the plan satisfies the RP statutory duty. ठीक है, then timelines under regulation 35A is directory. ये जो रेगुलेशन डेडलाइंस है 75, 115, 130, these are not mandatory, these are directory only. And delay in discovering or adjudicating transactions should not invalidate the application. Resolution applicant cannot reap the benefits. So benefits from avoidance applications adjudication must go to creditors, not the resolution applicant. And resolution applicants bid with commercial expectations and cannot claim unexpected windfalls from subsequent recoveries. So this judgment, the court set aside the earlier decision of the single judge that avoidance applications become void after CIRP, and it directed the NCLT to proceed with the hearing of the avoidance application. So conclusion is that this judgment affirms that avoidance proceedings are integral to the ABC and can be adjudicated after a resolution, ensuring that creditors are not denied recovery due to procedural timelines or resolution status. ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं. नेक्स्ट इज CA वेंकटा शिवा कुमार वर्सेस IBPI. ये तीसरा पिटीशन है ना, तीसरा ने दो पहले आ गए. तो क्या बोलता है? दिस इज ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स. भाई IBPI और इसके बीच में चूहे बिल्ली का खेल चला. ये IBPI पर केस कर रहा था, IBPI इस पर केस कर रही थी. इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि भाई ऐसा है कि IBPI के पास पावर क्या है? IBPI के पास पावर है फॉर सुपरविजन, कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स. ठीक है, तो इसमें ये कहा कि दीज cannot be held to be conferring of excessive or unbridled power. ऐसा नहीं कि भाई कोई excessive powers है. Section 204 being only an enabling provision for which appellate remedies are available. मान लो IBPI भी कोई गलत एक्शन ले लेती है तो क्या अपील तो है ना, है ना? तो there is no constitutional infirmity in any of the provisions under section 204. ठीक है, तो where disciplinary proceedings were initiated by IBPI against petitioner, member of IBPI, and petitioner challenged constitutional validity of regulation 23A of IBPI, model bylaws and governing board of insolvency professional agencies regulations. Petitioner or any other aggrieved professional could only insist upon complete prompt completion of such proceedings, and hardship during proceedings could not be ground for challenging a regulation itself, and therefore constitutional validity of regulation 23A was upheld. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई 23A रेगुलेशन है क्या. तो पूजा जी एक बार पढ़िए जरा मॉडल बायलॉज में से कि रेगुलेशन 23A क्या कहता है. पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी तो केस समझ में आएगा ना. तो पहले ये पढ़िए आप, मॉडल बायलॉज एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ IPA रेगुलेशंस 2016, इसका रेगुलेशन 23 पढ़ दीजिए क्या कहता. और एनीबडी एल्स?
निशा जी भी पढ़ सकती हैं, हितेश देसाई, कोई पढ़ लो, जिसके पास बुक है पढ़ लो, उसमें है क्या। सर एक्चुअली मेरे पास अभी बुक नहीं है। कोई बात नहीं, और जिसके पास है, मैं तो कह रहा हूँ जिसके पास बुक है वो पढ़ लो, बाकी सत्संग सुनो, क्या दिक्कत है। किसी के पास तो होगा जितने बैठे हैं। So it's the authorization for assignment shall stand suspended upon initiation of disciplinary proceedings by the agency or by the board as the case may be. A disciplinary proceeding shall be considered as pending against the professional member from the date he has been issued a show cause notice by the agency or the board, as the case may be, till his disposal by the disciplinary committee of the agency or the board, as the case may be. अब आप देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेगुलेशन 23 क्या बोलता है। रेगुलेशन 23 बोलता है कि जैसे ही आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू होती हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कब शुरू होती हैं, जब शो कॉज नोटिस हो गया। तो जैसे ही शो कॉज नोटिस होगा आपका एएफए सस्पेंड हो जाएगा। यहां पर यही चैलेंज किया गया, अरे भाई अभी तो गिल्ट प्रूव ही नहीं हुआ, अभी तो शो कॉज नोटिस ही दिया है। लेकिन हमें इस केस लॉ को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए क्या पढ़ना है, हमारे को ये देखना है इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस में क्या कहते हैं। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस में बोलते हैं कि देखिए ऐसा है, सबसे पहले क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा या इन्वेस्टिगेशन होगा। इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी बनेगी इंस्पेक्शन के केस में, इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज बनेगी। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 10 दिन का नोटिस देंगे, अगर वो डिस्पेंस विद भी किया जा सकता है ना। फिर देखेंगे कि भैया कोई केस बनता है या नहीं बनता है। पहले इंटरिम इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी, इंटरिम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनना जरूरी नहीं है, उसके साथ शेयर करेंगे इंटरिम इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ये सब हम पढ़ चुके हैं अपने इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर ये डिसाइड करते हैं कि भाई कोई केस बनता भी है या नहीं। अगर बनता है तो क्या करते हैं, फिर सेक्शन 220 की प्रोसीडिंग शुरू होती है। हमारा इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, 217 और 218 है ना। 217 इंस्पेक्शन है, पूजा जी मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं तो। 217 है इंस्पेक्शन और 218 है इन्वेस्टिगेशन, Investigation. है ना। और 220 बोलता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। तो 220 बाद में आता है ना। उससे पहले इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हो चुका। तो अगर आपको शो कॉज नोटिस इशू किया गया है, इसका मतलब आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एडवर्स फाइंडिंग मिली है, आइदर अंडर इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन, है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये जो है वैसे, आप पहले इसको कंक्लूड होने दो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। इसमें इसने क्या कहा, इस बंदे ने ये कहा कि पहले जी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड तो होने दो, उसके बाद ही तो एएफए सस्पेंड करोगे। पर ये नहीं समझा कि इससे पहले भी प्रोसीडिंग तो चल ही रही है ना 217 या 218 की। आप सीधा सीधा शो कॉज नोटिस तो इशू होता नहीं, पहले इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद ही होता है ना। तो ये केस था। Sir, so prima facie, पहले they will see whether there is any irregularities there or not. राइट, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बात लिख ही दिया ना, वो तो बात लिख दिया 217 218 में That is one 220। thing, sir. And if he still continues, हाँ the investigation will be vitiated. हाँ। ठीक है सर। तो ये पॉइंट था इसमें। सो द कोर्ट हेल्ड दैट ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ एएफए इज वैलिड। भाई इन्होंने इसमें क्या आर्गुमेंट लिया गया, भाई आप तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देते हो, जैसे ही शो कॉज नोटिस इशू हुआ तो आपका एएफए सस्पेंड हो जाता है। आपको जो भी एग्जिस्टिंग आपके मान लो सीआईआरपी चल रही है उनको बताना पड़ता है सीओसी को कि भाई मेरे अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस इशू हो गया। अब उनके ऊपर रहता है कि भाई वो उसको कंटिन्यू करना चाहती है, वरना कई बार सीओसी भी हटा देती है उसको, जो एग्जिस्टिंग असाइनमेंट है। नया तो वो ले ही नहीं सकता। अब बात आती पुराने का क्या होगा, जिस जो सीआईआरपी चल रही है उसमें क्या होता है, वो सीओसी को इन्फॉर्म करता है और सीओसी फिर डिसाइड करती है कि भाई किस स्टेज पर है, उसकी कोई गलती है या नहीं है इस मामले में। तो इस तरह से वो कंटिन्यू भी कर सकता है, कई बार उसको हटा भी देते हैं कि दूसरा ले आते। ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ एएफए is valid and not a punishment. It is an ad interim measure to ensure impartiality during disciplinary proceedings. No discretion is exercised in suspension. It is automatic and not arbitrary. While it may cause hardship, this is not grounds for invalidating the regulation. ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट केस देखते हैं,
शिवचरण एंड अदर्स वर्सेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये भी पीएमएलए का केस है। पीएमएलए में 3 केस हैं, राजीव चक्रवर्ती, शिवचरण और प्रसन्ना इस्पात। ठीक है, चौथा केस का नाम दे देगा, बोल देगा भाई पीएमएलए से कौन सा केस रिलेटेड नहीं है। मैंने बहुत सारे केसेस में क्या किया है, इसका भी रेफरेंस दे दिया। देखो ये इंडियन कानून .org, इसका लिंक दे दिया मैंने। तो अगर आप पूरा केस लॉ पढ़ना चाहते हो तो इंडियन कानून, ये इस पे क्लिक करो, आपको पूरा केस लॉ खुल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ गए आप, आपने क्या किया, यहाँ जाना है और इसको ऐसे करोगे तो आपको पूरा का पूरा केस लॉ खुल जाएगा। वो कई बार होता है इधर उधर थोड़ा बहुत होगा, वैसे नॉर्मली उससे खुल जाएगा, नहीं तो कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर लोगे तो भी हो जाएगा। केस था क्या इसमें? केस ये था कि भाई जो डीएसके सदर्न प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इट वाज सब्जेक्टेड टू मल्टीपल एफआईआर इन अक्टूबर 2017 alleging offenses such as cheating and criminal breach of trust। तो सीडी के अगेंस्ट में बहुत सारे एफआईआर थे। तो दीज ऑफेंसेस वर क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड ऑफेंसेस अंडर पीएमएलए। ठीक है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने क्या किया, एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की, ECIR, and provisionally attached certain assets of the CD. So this attachment was confirmed by the adjudicating authority under PML. Subsequently, CIRP was initiated. A resolution plan submitted by Mr. Shiv Charan others was approved by NCLT on February 17, 2023. Despite the approval of the resolution plan, ED did not release the attached properties, leading to legal challenges. तो प्लान तो अप्रूव हो गया, लेकिन जो ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच की थी वो रिलीज नहीं करी। नाउ द क्वेश्चन वाज whether NCLT has the jurisdiction to direct the ED to release properties attached under PMLA by invoking section 32A of the IBC, and whether the continuation of attachment under PMLA post approval of a resolution plan is valid. So these were the main points. कोर्ट ने क्या कहा, Bombay High Court affirmed that section 32A is a non-obstante clause, which means it overrides conflicting provisions in other laws, including PMLA. So this section provides immunity to the corporate debtor and it ceases from prosecution or attachment for offences committed prior to the commencement of CIRP, provided there is a change in management to persons not related to the previous management. So court held that NCLT has the jurisdiction under section 60 subsection 5 of IBC to direct the release of assets attached under PMLA once a resolution plan is approved and the conditions under section 32A are met. This ensures that the objectives of the IBC, which include the revival of the corporate debtor, are not defeated by parallel proceedings under other statutes. The ED's contention that the NCLT overstepped its jurisdiction was rejected. The court emphasized that NCLT's directions were within its purview to ensure the effective implementation of the resolution plan. So this Bombay High Court's decision, it underscores the primacy of IBC in case of CIRP and clarifies that once a resolution plan is approved and the stipulated conditions are satisfied, the corporate debtor and its assets are protected from actions under PMLA. So this judgment reinforces the objective of providing a fresh start to the corporate debtor and ensures that insolvency resolution process is not undermined by concurrent proceedings under other laws. बहुत सारी जजमेंट आप पढ़ते हैं तो कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है, एक जजमेंट में कुछ बोल रहा है, दूसरे जजमेंट में जस्ट रिवर्स बोल रहा है। बट होता क्या है कि जो भी जजमेंट्स होती है ना, दे आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स, जो उस केस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स हैं उसके ऊपर डिसाइड होते है ना। अब आप कहोगे जी बरसाना में तो कुछ बोला, राजीव चक्रवर्ती में कुछ बोला, यहाँ कुछ अलग बात बोल रहे हैं। तो वो ये है कि जो भी केस लॉ है आपका, वो उस केस लॉ के ऊपर ही होती है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, एक्सीपिटर इन्वेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस लॉ क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि वेयर गोएयर हैड लीज्ड 54 एयरक्राफ्ट्स फ्रॉम पिटिशनर्स लेसर्स एंड ड्यू टू गोएयर्स डिफॉल्ट इन लीज पेमेंट्स, petitioners terminated the agreements and applied for deregistration of aircraft with DGCA. And DGCA informed petitioners that their application could not be accepted in view of insolvency commencement order
passed by NCLT in respect of Goyer. In view of the fact that termination of lease agreements was not directly linked to insolvency. देखो कई बार क्या होता है कि मान लो जैसे कोई कंपनी है, अब इनको क्या होता है डीजीसीए से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अब मान लो उनका कोई दूसरी कमियां हैं, है ना, तो वो कई बार जो एयरक्राफ्ट का जो लीज है वो रिन्यू नहीं करते, है ना। नहीं। तो अब बात ये है कि ऐसा नहीं कि इंसॉल्वेंसी शुरू हो गई तो जो मर्जी करते रहो कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। देखना पड़ेगा कि वो जो टर्मिनेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट्स है वो डायरेक्टली लिंक्ड भी है इंसॉल्वेंसी से या नहीं है ना। तो in view of the fact that termination of lease agreements was not directly linked to insolvency, but stemmed from breaches prior to insolvency date, and that insolvency commencement order was passed after lease agreements were terminated. So DGCA's rejection was inappropriate. ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि गो एयर हैड लीज्ड 54 एयरक्राफ्ट फ्रॉम वेरियस लेसर्स इंक्लूडिंग द पिटिशनर्स। अब इन्होंने लीज रेंटल का पेमेंट नहीं किया, तो जो लेसर्स थे दे टर्मिनेटेड द लीज एग्रीमेंट एंड फाइल्ड एप्लीकेशंस विद द डीजीसीए फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। नाउ बिफोर डी रजिस्ट्रेशन वाज कंप्लीटेड, गो एयर फाइल्ड फॉर वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी अंडर सेक्शन 10। ठीक है, एनएलसीएलटी एडमिटेड द पिटिशन ट्रिगरिंग ए मॉरेटोरियम। सो डीजीसीए रिफ्यूज्ड टू प्रोसेस डी रजिस्ट्रेशन citing the NCLT's insolvency commencement date। अब इन्होंने कहा भाई मॉरेटोरियम लग गया तो अब तो हम डी रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकते। तो जिन्होंने लीज पर दे रखे थे एयरक्राफ्ट उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी चैलेंजिंग डीजीसीए's डिसीजन। ठीक, तो क्या इसमें अल्टीमेटली ये आया ये कि भाई DGCA's refusal to process deregistration was illegal. DGCA was directed to process the deregistration application in accordance with Rule 30, Sub-Rule 7 of the Aircraft Rules. The principle of dura lex sed lex. The law is harsh, but it is a law. It was upheld. Hardship to Go Air and its employees cannot override legal obligations. ठीक है, तो की इशू क्या आ गया? jurisdiction, whether the DGCA was right in deferring deregistration and whether such matters falls under the exclusive jurisdiction of NCLT, and whether the moratorium barred deregistration, and whether the termination of lease was okay when the insolvency was started, है ना। So these were the issues. सुंदरेश भट्ट, आज यहीं पर कथा समाप्त करते हैं, है ना, बाकी फिर अगले सेशन में करेंगे, है ना। सर आप एक दो रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं, रिकॉर्डिंग तो मेरी ओपन ही है। सर एक तो जो आप कह रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट आपने पहले कर लिया था ये क्लास में, अब शायद मेरा हाँ मिस हो गया, तो मैंने वैसे भी लेट ही ज्वाइन किया है। हाँ तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट और आज की क्लास भी अगर कर लोगे तो थोड़ा रिवाइज कर लूंगी मैं। बिल्कुल। अरे ऐसा है, ये रिकॉर्डिंग जितनी भी है ना, ये